देखिए बेटा, हम लोग जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट तो ये कि जो इसकी रेट लॉ इक्वेशन होती है वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी पावर जीरो। यही मतलब है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है रेट। ठीक, तो ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखूं तो ये जो रेट वाला आर है, रेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम माइनस डी ए बाई डी टी भी कह सकते हैं ए की रेस्पेक्ट में। ठीक, ए की रेस्पेक्ट में कि भाई ए की जो डिकम्पोज होने की जो स्पीड है वो यहाँ पे रेट डिफाइन करेगी, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो हमने आर को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, रेट को, बाकी सामने कांस्टेंट के और ए की पावर 0। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट किया, मतलब जो डेल नीचे जो डी टी है उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ए की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, उसको तो इग्नोर कर दो आप। तो डी टी को आपने यहाँ पे के के साथ आप ले गए तो के डी टी हो गया वो, और माइनस साइन जो यहाँ पे था उसको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस के डी टी हो गया है ना, और यहाँ बच गया केवल डी ए। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। पहले से इक्वेशन को समझो, ये क्या है इक्वेशन। ये इक्वेशन बता रही है कि स्मॉल चेंज इन टाइम में कितना चेंज होगा कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन का रिलेशन बता रही है। तो अगर मैं इसको एक टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करूं इस इक्वेशन को, इंटीग्रेशन आप समझते हैं, तो के डी टी को मैंने 0 टाइम से लेकर टी टाइम तक इंटीग्रेट किया, रिएक्शन को टी टाइम तक हम ले गए 0 से लेके, और जो डी ए स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको हमने ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ए नॉट से ए, ये जो ए है ये कंसंट्रेशन है आफ्टर टी टाइम। तो 0 से टी टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ए नॉट से ए कंसंट्रेशन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे। देखो, कि ये तो कांस्टेंट था, dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो t आएगा, और वो कहाँ से कहाँ हुआ है, 0 से t। तो पहले एक बार आप t पुट करोगे उसमें और फिर माइनस 0, अल्टीमेटली वो t बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू यहाँ पे t आ जाएगा, और बाहर माइनस आएंगे एज इट इज है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। लेफ्ट में जो d स्मॉल चेंज इन a है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा a। इस बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आपने निकाला ये हो जाएगा ए, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, बोलोगे ए नॉट से ए तक। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं, तो हमने ए को रखा इसमें, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं, तो ए नॉट। तो ये वैल्यू जो आएगी ना इंटीग्रेशन की, ओवरऑल ए नॉट से ए के बीच में जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आ जाएगा ए माइनस ए नॉट। अब जरा समझो इसको, ए नॉट इनिशियल वैल्यू है कंसेंट्रेशन की, और ए जो है क्या, फाइनल वैल्यू है आफ्टर टी टाइम, कितना बचा हुआ कंसेंट्रेशन है वो ए है, और ए नॉट कितना था। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक, तो रेट लॉ इक्वेशन हमने शुरुआत की, डिफरेंशियल फॉर्म में ले गए, वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किए, और ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ और बातें समझनी है। देखो, तो हम अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ए नॉट को हम राइट में शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी बराबर ए। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, और मैं इस माइनस के टी को लेफ्ट में ले जाता हूँ और ए को अगर राइट में ले जाता हूँ, तो ये ए नॉट माइनस ए बन जाएगा, ए नॉट माइनस ए, और उसके बाद टी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो के इज इक्वल टू 1/t। मतलब सेम इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस कहने का ये मतलब है। ठीक है, और सुनो, यहाँ ए जो है रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, और उसकी कंसंट्रेशन को इनिशियली ए नॉट से बताया गया है, और फाइनली उसको ए कहा गया है। ये तो आपको क्लियर हो गया, सिंबल्स क्लियर हो जाने चाहिए भाई। अच्छा, मान लो कि जो रिएक्टेंट ए है वो गैसियस होता, कोई गैस होती रिएक्टेंट, तो वहां हम उसके प्रेशर्स को भी ले सकते थे।
याद रखना गैसेस के लिए उनकी जो पार्शियल प्रेशर की इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो ए नॉट कंसंट्रेशन है और ये ए कंसंट्रेशन है, इसके बदले हम गैस के केस में पार्शियल प्रेशर रख सकते हैं। तो अगर ए यहाँ पर गैस होती तो मैं उसका इनिशियल प्रेशर रखता और फाइनल प्रेशर रखता। यानी ये ही एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम कह सकते थे कि K इज इक्वल्स टू 1/T पी नॉट माइनस पी टी। अब यहाँ सिंबल थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, बहुत इजी है। पी नॉट हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल कितना प्रेशर था रिएक्टेंट का, और पीटी हो जाएगा फाइनल कितना प्रेशर है रिएक्टेंट का। ठीक है, तो ये भी सिंबल आपको, ये भी एक्सप्रेशन पता चलना चाहिए। लेकिन ये याद रखना हमने इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिया है। अगर रिएक्टेंट गैस है तो, और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये भी एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक, और अब एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, टी हाफ, हाफ लाइफ डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है? तो बोलोगे कि रिएक्शन का वो टाइम, हाफ लाइफ क्या, रिएक्शन का वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो जाए, यानी उसका आधा पार्ट रिएक्ट कर जाए और आधा बचा रहे। तो कहने का मतलब कि इसमें कंडीशन क्या लगेगी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ है, ये कंडीशन लग जाएगी। तो आप टाइम निकालना चाहते हो, ठीक, और कंडीशन क्या है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ है, इस कंडीशन को लगाकर टाइम निकालना चाहते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन में लिखा है ना मैंने ऊपर, इसी को हम ऑपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम टी इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको 1/K कह देते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन ए, और फाइनल कंसंट्रेशन ए जो है उसको ए नॉट बाई 2 लिख सकते हो। तो यानी जब टी हाफ सॉल्व करना होगा, जब टी हाफ क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई टी को हमने टी हाफ लिख दिया 1/K, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट बाई 2 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे 2 यहाँ पे एलसीएम लेकर। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि भाई टी हाफ के लिए कंडीशन होती है कि फाइनल कंसंट्रेशन इज इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, और टी हाफ अल्टीमेटली आ जाएगा ये एक्सप्रेशन ए नॉट अपॉन 2K। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है अपॉन 2K। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के बारे में जो काइनेटिक्स पढ़ी अभी, उस काइनेटिक्स में हमारा इंटरेस्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए? रेट लॉ इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है उसके लिए, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यूनिट, एंड ग्राफ। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया पीछे, जल्दी से देख लेते हैं। रेट लॉ इक्वेशन क्या था कि रेट इज टू के ए की पावर 0, और उसी को डिफरेंशियल फॉर्म में हमने इस तरीके से लिखा था। उसी को इंटीग्रेट जब हमने किया तो हमने ये इक्वेशन पाई थी, तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा। डिफरेंशियल, ये रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। और टी हाफ भी हमने पीछे सॉल्व किया। टी हाफ वो टाइम पीरियड है जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कंसंट्रेशन जिस टाइम के बाद बचेगा वो टी हाफ है, यानी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए वो टी हाफ कहलाता है, जितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक, अब अगर बात करें कि इसमें कुछ ग्राफ के बारे में, तो देखो ग्राफ में हमारा जो इंटरेस्ट है वो इन सब में है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। तो देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें जीरो ऑर्डर के लिए है। क्वेश्चन ऐसे आता है, दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे बताओ कौन से ऑर्डर का ग्राफ है ये, और या फिर पूछेंगे भाई जीरो ऑर्डर के लिए बताओ ग्राफ कैसा आएगा। तो ठीक है, आप ग्राफ देख लो, उसमें ऑर्डर तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे रेट और कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करना है, किसके लिए? जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो रेट और कंसंट्रेशन कैसे प्लॉट करोगे? बोलोगे पहला वाला जो इक्वेशन है वो यही तो बता रहा है कि रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। बोलोगे कि ए की पावर 0 यानी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते भी हैं तो रेट नहीं चेंज होगा, यानी कि पैरेलल लाइन आएगी। तो ये ग्राफ कैसे निकाला आपने? रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये हो गया। अच्छा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कहाँ से निकालोगे भाई? कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो बोलोगे ये थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखें आप, थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखें क्या है, तो ये है
ये है A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। तो अगर आप कंसंट्रेशन को टाइम से प्लॉट करोगे तो कंसंट्रेशन हो गया A यहाँ पे, आफ्टर टी टाइम कितना कंसंट्रेशन है A, और T हो गया टाइम। तो बोलोगे ये तो हमको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। कंसंट्रेशन को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं और टाइम को मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता हुआ। तो मैंने वाई पे प्लॉट कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक्स पे प्लॉट कर दिया मैंने टाइम। तो एक्स के साथ जो होता है वो स्लोप होता है, तो यहाँ स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक, और उसको छोड़कर जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। तो कहने का मतलब कि y पे मैंने कंसंट्रेशन प्लॉट कर दिया है यानी a प्लॉट कर दिया है, x पे मैंने t प्लॉट कर दिया है, टाइम प्लॉट कर दिया है, स्लोप नेगेटिव है। और वो जो नेगेटिव स्लोप है, जो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, लाइन नीचे की तरफ आ रही है ना, ये नेगेटिव स्लोप है, उसकी वैल्यू क्या है माइनस के, माइनस के, ठीक, ये के है एक्चुअली, टेंजेंट यहाँ पे के है, के नॉट नहीं कहलाएगा वो, ये के टी, ठीक। और दूसरा ये इंटरसेप्ट क्या होता है, बोलोगे वो जो लाइन स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जीरो मार्जिन के ऊपर कट करेगी, और उसका इंटरसेप्ट वैल्यू है कितना, तो ए नॉट। तो ये लाइन जो कट कर रही है ना, ये वाली वैल्यू कंसंट्रेशन एक्सिस पे ए नॉट को रिप्रेजेंट करेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ था, और जैसे जैसे समय बीतता गया कंसंट्रेशन घटती गई, और आप देख रहे हो कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में लीनियरली स्ट्रेट लाइन से घटती जा रही है, और वो आपने इस इक्वेशन से निकाला, ठीक है। अब आते हैं रेट वर्सेस टाइम। रेट का टाइम से क्या लेना देना हो सकता है, तो सुनो ध्यान से, यहां दो बातों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। कंसंट्रेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक, सुनो ठीक से, टाइम इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, और एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है ना, टाइम इंक्रीज करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। लेकिन कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब रेट यहाँ टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अगर ग्राफ आप इसका ड्रॉ करोगे, जो मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ रेट और यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा, और ये रेट जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन भी, कंसंट्रेशन डिपेंड करता है टाइम पर, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, और रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पर भी डिपेंड नहीं करती। समय के साथ एक कांस्टेंट रेट से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। क्या बोला मैंने, समय के साथ टाइम के रेस्पेक्ट में जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो एक कांस्टेंट रेट से होती है। तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें बता रहा है कि रेट टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है। अच्छा, टी हाफ और कंसंट्रेशन ग्राफ, बोलिए ये जो टी हाफ वाला एक्सप्रेशन है ना, इसे साफ दिखाई दे रहा है, वो मैं यहाँ मैनेज करके समझा रहा हूँ। देखो, टी हाफ को हम कह सकते हैं ए नॉट इंटू 1/2 के प्लस जीरो। बोले सर ऐसा क्यों लिखा आपने, ये समझाने के लिए कि टी हाफ को मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, ठीक, और ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं एक्स पे प्लॉट करूंगा, उसको छोड़कर बाकी स्लोप हो जाएगा, और इंटरसेप्ट जीरो है, यानी कि लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो यहाँ मैंने टी हाफ लिखा, वाई एक्सिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा, और हमने देखा कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस से प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, जिसका जो स्लोप है, जो टेंजेंट भी कहलाता है, इसका स्लोप 1/2 के बराबर है, जो कि एक पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर टी हाफ की वैल्यू बढ़ती है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में आप ज्यादा कंसंट्रेशन इनिशियली लोगे तो उसका टी हाफ ज्यादा होगा, ठीक। अच्छा, इंटरसेप्ट यहाँ जीरो है, इसलिए लाइन कहाँ पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे समराइज किया जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कुछ बातों को हमने समझा, और कुछ बातें हैं देखते हैं। जैसे मुझको अगर पूछा जाए कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर, देखो जब भी टाइम के नीचे ऐसे परसेंटेज लिखा हो ना, तो उसका मतलब होता है इतने परसेंट कंप्लीट होने के लिए पूछा गया है, ठीक। जैसे टी के नीचे अगर x% लिखा है तो मतलब x% कंप्लीशन के लिए पूछा गया है। तो अगर 100% कंप्लीशन के लिए अगर मुझसे पूछा जाए कितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी फाइनली जो कंसंट्रेशन बचा है वो जीरो है, ये कंडीशन हो गई आपकी।
फाइनल कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 0। आपको इक्वेशन पता है, उस इक्वेशन में आप पुट कर दो। वो इक्वेशन पता है ना क्या था, A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अब यहाँ जब आप A को 0 पुट करोगे तो टाइम को आप 100% कहोगे, तो 100% कंप्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए वहां A को आप 0 पुट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ निकल के आ जाएगा ए नॉट अपॉन के। ठीक, इजी था। आगे बात करें इसमें, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन ये ऐसा भी आता है कि भाई टी हाफ को टी 3/2 से रिलेट करो, यानी कि टी ऑफ सर्टेन परसेंट रिएक्शन कंप्लीशन एंड टी ऑफ अदर परसेंट कंप्लीशन, इनके बीच में रिलेशन निकालने को आता है। तो कभी कभी वो परसेंटेज में कहते हैं, कभी कभी वो फ्रैक्शन में कहते हैं, तो यहाँ फ्रैक्शन में कहा गया है, कोई इशू नहीं है, ध्यान से सुनो। जो नीचे ये लिखा रहता है ना टी के नीचे कि टी हाफ एंड टी 3/2, उसका मतलब होता है उतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो टी हाफ लिखा है तो टी हाफ यानी हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ। टी हाफ के लिए अगर हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो फिर बची कितनी है, तो बोल के हाफ बची होगी। तो जो रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन बची है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है जो, वो इनिशियल का हाफ बची है। ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को आप इसमें लगा लो जो आपने पढ़ा है ऊपर कि A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ आप A की जगह क्या रखेंगे, ए नॉट अपॉन 2 रखेंगे, और T की जगह क्या रखेंगे, टी हाफ। कहने का मतलब टाइम आप क्या रख रहे हैं, उस हिसाब से आप ए वाली कंडीशन क्या लगा रहे हैं, इससे आप टी हाफ का एक्सप्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के। कर लोगे ना सॉल्व, माइनस के टी हाफ को आप लेफ्ट में ले जाओ, प्लस हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 को आप राइट में ले जाओ, तो ये ऐसा आ जाएगा के इंटू टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2, और इसको के को यहाँ नीचे ले जाकर डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली ये बच जाएगा। इसी तरह से थ्री बाई फोर, ये एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 3/2 नहीं है, 3/4 है, सॉरी, है ना, 3/4 एक्चुअली। तो 3/4 कैसे निकाले, तो बोलोगे कि 3/4 का ये मतलब है कि 3/4 कंप्लीट हो गया। ध्यान सुनना, 3/4 का मतलब है 3/4 कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है, बोलोगे कि 1/4। कैसे बेटा, जैसे अगर टोटल फ्रैक्शन 1 है, अब 1 में से अगर 3/4 कंप्लीट हो जाएगा तो 1 में से 3/4 माइनस कर दो, तो ये 1/4 ही बचेगा ना। तो याद रखना 3/4 आप चाहते हो कंप्लीट हो गया है, तो फिर बचा कितना है, 1/4। तो बचा हुआ कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 है। अब इसको आप अपने उस इक्वेशन में लगा दो, A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी में लगा दो। बोलोगे यहाँ A क्या रखें, बोलोगे 1/4 बचा है, ए नॉट अपॉन 4 रखो, इनिशियल को ए नॉट रखो, के, और टी यहाँ पे कहलाएगा 3/4। 3/4 फ्रैक्शन कंप्लीट होने के लिए इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/4 का जो टाइम पीरियड है वो 3 ए नॉट अपॉन 4 किया जाएगा। तो आपने दो एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लिए, टी हाफ का एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लिया और टी 3/4 का, और इसको डिवाइड कर दो, एक एक्सप्रेशन को दूसरे डिवाइड कर दो, रिलेशन ड्रॉ हो जाएगा। तो बोलोगे ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, के और के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 नीचे आएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो टी 3/4 इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो हाफ लाइफ जितना भी है उसका 1.5 टाइम्स 3/4 आएगा। कर लोगे ना इसको डिवाइड, भाई मैंने ये कहा कि टी हाफ ऊपर है और टी 3/4 नीचे है, सामने जो चीजें हैं वो देखो डिवाइड हो चुकी हैं। बचा क्या है, बोल के बचा ये है कि नीचे वाला ये 4 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो 2 था नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 2 इंटू 3, तो ये सॉल्व हो जाएगा 2/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको आप, है ना, टी हाफ अपॉन टी 3/4 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी को भी आपस में रिलेट कर सकते हो, कोई भी टी हाफ पूछा हो, टी 3/2 पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, रिलेशन को लिखना आना चाहिए सही तरीके से। अब जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछूं टी 40% कैसे निकालोगे,
मेरा टारगेट ये है T40% निकालना है। बताओ कैसे निकालूंगा? तो T40% का मतलब है 40% कंप्लीट हो रही है। ध्यान देना, ये जो नीचे लिखा रहता है ना टी के नीचे, सब्सक्रिप्ट कहते हैं इसको। 40% का मतलब है 40% कंप्लीट हो रही है। तो भैया अगर 40% कंप्लीट हो रही है तो फिर बची कितनी है? 60%। तो ये ध्यान देना, इनिशियल का 60% बचा है। तो ये जो तुम इक्वेशन पढ़ते हो a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, उसमें a की जगह क्या रखोगे? 60% ऑफ ए नॉट। तो कैसे लिखोगे? ए नॉट इंटू 60 डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया 40% कंप्लीशन के बाद 60% ये बचा था। तो T40% आप ऐसे निकाल सकते हैं। K और A नॉट की वैल्यू पता होगी तो निकल जाएगा। इसी तरीके से मान लो मैं निकालना चाहता हूँ T60%, तो T60% यानी 60% कंप्लीट हो गया, तो 40% बचा है। तो इनिशियल का 40% निकाल लेंगे, इनिशियल इंटू 40 डिवाइड बाई 100। ये हो गया 40% बचा था, उसको मैंने यहाँ लिख लिया और इसको मैंने T60% लिख दिया। ऐसे ही मान लो मुझे T80% निकालना है, तो 80% कंप्लीट हो गया ये बताना है मुझे, यानी 20% बचा है। तो जो बचा हुआ वैल्यू है वो 20% ऑफ ए नॉट है, उसको लिखूंगा कि ए नॉट इंटू 20 डिवाइड बाई 100। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? जैसे मान लो एक और, मुझे T75% निकालना है, तो ये लिख लिया मैंने T75%। अब ये मतलब है 75% कंप्लीशन, तो कितना बचा? 25% बचा। तो ए नॉट इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इस तरीके से आप जीरो ऑर्डर के लिए उसका जो ये एक्सप्रेशन होता है a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, इसमें आप जो भी टाइम पीरियड निकालना चाहते हो जितने भी फ्रैक्शन के कंप्लीशन के लिए, उसी हिसाब से आप a को रखते हैं और फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड कैटलिस्ट, मान लो हमने एक सॉलिड कैटलिस्ट लिया है और उसकी सरफेस पे कोई गैस डिकम्पोज कर रही है। The pressure of the gas at different times was observed as to be as follows। आपको एक डेटा दिया जा रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे पहले जीरो टाइम था तो गैस का प्रेशर इतना था पास्कल में, और आफ्टर 100 सेकेंड, आफ्टर 200, आफ्टर 300 सेकेंड्स प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है। आप देख सकते हैं गैस डिकम्पोज कर रही है तो उसका प्रेशर कम होता जा रहा है। ठीक, तो इन्होंने वो डेटा दिया है कि गैस का इनिशियल प्रेशर क्या था और समय के साथ वो गैस डिकम्पोज होती गई तो उसका प्रेशर कम होता गया। अब हमसे यहाँ पूछा क्या है? कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट, कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन। तीन बातें हमको निकालनी है। ठीक, पहले ऑर्डर गैस करते हैं कि ऑर्डर क्या हो सकता है इसका। देखो, मैं इसको फॉर्मली सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन में। एक, अगर आपको ये लग रहा है कि सेम टाइम इंटरवल है ना, देखो जैसे पहला 100, अगला फिर 100, जो टाइम गैप है, सेम टाइम गैप पर जो कंसंट्रेशन है, अब यहाँ क्या गैस का जो पार्शियल प्रेशर जो दिया है वो कंसंट्रेशन ही है गैस के लिए। ठीक, तो अगर वो जो चेंज आ रहा है उसके प्रेशर में वो कांस्टेंट चेंज है, जैसे देखो अब 5 से 4.2 गए तो 0.8 का चेंज आया, 10⁻³ तो कॉमन है ना सब में। फिर आप 4.2 से 3.4 गए तो 0.8 का चेंज आया, और 3.4 से 2.6 गए 0.8 का चेंज आया। यानी अगर सेम टाइम पीरियड में सेम कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज आ रहा है, डेफिनेटली वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। तो कॉम्पिटिशन्स में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक, खैर फॉर्मली इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। हमने टाइम इंटरवल लिया 0 to 100, देन 100 to 200, देन 200 to 300, और ऐसे में हमने रेट को डिफाइन किया, रेट निकाला। कैसे? वो सीधी सी बात है, चेंज इन प्रेशर ओवर टाइम। अब भाई तुम रेट जब डिफाइन करते हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम डिफाइन करते हो। अब यहाँ प्रेशर के टर्म में बात हो रही है, तो जो गैस है, जो रिएक्टेंट है, उसका कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दैट इज रेट। तो यहाँ पे आप रेट डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर 10⁻³ मैं कॉमन ले लेता हूँ, और फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100। तो अच्छा, बाहर यहाँ माइनस साइन रहेगा क्योंकि आप यहाँ
रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, है ना, तो वो अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो नेगेटिव आएगा, बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह आंसर आ रहा है। इसी तरह अगले गैप के लिए 100 to 200 के लिए फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू उठा लो यहाँ से, 10⁻³ कॉमन ले लो पास्कल में, और इतना पास्कल चेंज हुआ प्रेशर, 100 सेकेंड टाइम इंटरवल था, बाहर माइनस लगाओगे, माइनस इसलिए क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, और रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहे हो इसलिए। तो आपने देखा इन तीनों इंटरवल्स में आप जब रेट निकाले किस फॉर्मूला से, चेंज इन प्रेशर ओवर टाइम से, वो सेम रेट आ रहा है। तो आप समझ रहे हो, रेट टाइम के साथ कांस्टेंट बना हुआ है, और अभी हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर में रेट टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, यानी रेट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। तो यहाँ पॉइंट यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। तो ये एक तरीका है इसको क्लैरिफाई करने का, इसको एक्सप्लेन करने का। बाकी ट्रिक तो मैंने बता ही दी है। एक पॉइंट अब आगे देखते हैं। भाई ऑर्डर तो निकाल लिया हमने, ऑर्डर पहचान लिया, रेट कांस्टेंट कैसे पहचाने, तो भैया आप ये पहचान गए ना कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा उसको लिख लो, पीछे पढ़ा है मैंने अभी। तो ये है जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का फॉर्मूला। अगर गैस का प्रेशर इन्वॉल्व होता है तो K इज इक्वल टू 1/T, पी नॉट यानी इनिशियल प्रेशर, पी टी यानी फाइनल प्रेशर। अब मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, K निकाल रहा हूँ, रेट कांस्टेंट निकाल रहा हूँ। तो पहले 100 सेकंड पर कैसे निकालूंगा, बोलोगे टाइम इंटरवल 100 हो गया, और ये हो गया आपका पी नॉट इनिशियल वैल्यू, और पी टी यहाँ पे हो गया फाइनल वैल्यू, पी एफ एक्चुअली फाइनल वैल्यू, ठीक। और ये 10⁻³ जो है कॉमन ले लिया आपने, तो ये आपने पी नॉट माइनस पी फाइनल सॉल्व किया, के का वैल्यू, ये के का वैल्यू आ रहा है। इसी तरह आपने तीनों इंटरवल के लिए इसको सॉल्व किया। अब यहाँ आपने इंटरवल जो है क्या लिया, ये 200, तो 200 यानी कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहला आपने इंटरवल लिया 0 से 100, फिर आप ले रहे हैं 0 से 200, तो आपका जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 लेंगे, और फाइनल वैल्यू आप 3.4 लेंगे, 5 एंड ये 3.4। बट टाइम यहाँ पर क्या लेंगे, बोलोगे 200 लेंगे, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा 200, ठीक है ना, तो वैल्यू वही आ रही है। और टाइम इंटरवल आप 3 ले रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर पूरा 300 तक, तो इनिशियल वैल्यू 5 लिया आपने, 5 × 10⁻³ और फाइनली 2.6 है, ये फाइनल हो गया। तो जो टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 300 रखेंगे, 0 से 300 पूरा ले रहे हैं ना आप सॉल्व करते समय यहाँ पे। तो आपने अलग अलग टाइम इंटरवल पे K की वैल्यू निकाल ली, और ये तो सेम आ रही है, ये तो सेम आ रही है, ये भी एक पॉइंट है कि K की वैल्यू अलग अलग टाइम इंटरवल पे सेम आ रही है। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भी कंफर्म हो रहा है, और K की वैल्यू भी सॉल्व हो गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो गई, ठीक है। और यूनिट क्या आ रही है, पास्कल पर सेकंड, पास्कल पर सेकंड, पास्कल पर सेकंड। आपको मैंने रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग से डिस्कस की है, ठीक। अब आगे बात करें, K comes out to be constant and the reaction is of zero order। तो ये तो हम पहले भी अपने ट्रिक से बता चुके थे, यहाँ हमने K को निकाल भी लिया। K कैसे निकाला, जब हमको मालूम चल गया कि हाँ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में वैल्यूज को पुट करके K की वैल्यू निकाली, अलग अलग इंटरवल पे निकाली, और वो सब सेम आ रही है, यानी ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब एक पॉइंट और, टी हाफ कैसे निकालें, पीछे मैंने अभी आपको टी हाफ का एक फॉर्मूला बताया था ना, जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था, A0/2K। ए नॉट हो गया इनिशियल वैल्यू, और के हो गया रेट कांस्टेंट। तो इनिशियल वैल्यू आपको पता है क्या है, देख लो पास्कल में, और रेट कांस्टेंट आपने यहाँ निकाल ही लिया है, पास्कल पर सेकंड में 8 आ रहा है, और इनटू 2। तो आपने यहाँ पे टी हाफ के फॉर्मूले से ए नॉट और के की वैल्यू को पुट किया, और ये टी हाफ आ गया। तो यहाँ पर जो टी हाफ है, इनिशियली जो टी हाफ है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, वो भी आपने सॉल्व कर लिया। तो डेटा को देखकर आपने पहले गैस किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फिर आपने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इस वैल्यू को रखकर के निकाल लिया, और जब ए नॉट पता है और के मालूम चल गया तो टी हाफ भी निकल गया। देखिए बेटा, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस दिया है कि प्लैटिनम सरफेस पे अमोनिया इस तरीके से डिकम्पोज करती है N2 और H2 में, जिसका रेट कांस्टेंट हमको गिवन है।
इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है। अब आगे बढ़ने से पहले तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। बोलोगे ये तो जीरो ऑर्डर की यूनिट है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो केवल पर सेकंड होता। ये मैं डिस्कस किया था पीछे आपको यूनिट्स ऑफ के में। मैंने बताया था कि के की यूनिट देखकर हमको ऑर्डर तुरंत मालूम चल जाता है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसका मतलब प्लेटिनम सरफेस पे जो अमोनिया डिकम्पोज कर रहा है जिस कंडीशन में, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करें। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2? तो यहाँ खैर हमसे रेट पूछा गया है। खैर मेरे को अगर ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर भी आपको पता है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक, अब ये देखो, तुमको रेट कांस्टेंट दिया है और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 पूछा है। कुछ क्लिक कर पा रहे हो? बोल के सर हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिलेट करते हैं रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट से, कैसे रिलेट करते हैं ये हमने पढ़ा है। और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ये हमने गैस कर लिया। तो इन दोनों बातों से ये निकल रहा है मतलब कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसीलिए रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन तो रहेगा नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि उसका तो पावर जीरो हो जाएगा ना, तो वो तो आप वन हटा दो उसको मान के। तो रेट यानी कि के के बराबर है भाई, तो यानी जो के की वैल्यू है वही रेट ऑफ रिएक्शन भी है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ 2.5 10 टू द पावर -4। अब रेट की बात करेंगे तो वही है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मैं उसको कैपिटल एम दिखा देता हूँ, मोलैरिटी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक, तो रेट तो मालूम चल गया। अब आपको ये भी पता है कि अगर हम ये अमोनिया का डिकम्पोजिशन दिखाएं तो DNH3/dt को हाफ, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे ना, माइनस साइन यानी क्योंकि डिकम्पोज कर रहा है। और N2 बन रहा है तो dN2/dt, और इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1/1। और H2 बन रहा है तो dH2/dt, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्री 3 है। आपको मैंने पीछे लिखना सिखाया था ये कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन को जब हम रिलेट करते हैं ओवरऑल रेट को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड करके एक्सप्रेस करते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा था। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो 2 को डिवाइड करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिला है अमोनिया वाला, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। dN2/dt रेट ऑफ रिएक्शन है क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1/1 एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है वो। यानी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन का जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। ठीक, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 जो है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन बना है। ये पूरी क्वांटिटी जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 1/3 के साथ, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और उसमें 1/3 छोड़कर जो पार्ट है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 है। अच्छा, ये पूरी क्वांटिटीज जो मैंने ओवरऑल सर्कल की हैं अमोनिया के रेस्पेक्ट में, N2 के रेस्पेक्ट में और H2 के रेस्पेक्ट में, ये रेट ऑफ रिएक्शन बता रही है और ये आपको दिया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपको मालूम चली गया है कि यही रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। रेट इज इक्वल टू के दिया है, रेट मालूम चल गया, रेट मालूम चल गया, ये एक्सप्रेशन हमने रिलेट कर लिया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालना है, साफ दिखाई दे रहा है कि dN2/dt ही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। इसका मतलब उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। इसी तरीके से H2 को कैसे निकालोगे? बोलोगे H2 में ये पूरी वैल्यू 2.5 10⁻⁴ के बराबर है, बट हमें केवल क्या चाहिए? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, तो dH2/dt। अब आपको 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2.5 10⁻⁻⁴ सॉल्व कर लेंगे तो 7.5 10⁻⁻⁴ आंसर आ गया। यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। ये दे दिया इन्होंने कि भाई जीरो ऑर्डर है और ए इसका रिएक्टेंट है, उसकी इनिशियल इन्होंने कंसंट्रेशन दी है, नहीं सॉरी रेट दिया है इन्होंने। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज, ये दिया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ये। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम दिस कंसंट्रेशन
टाइम पूछा है, टाइम कितना टाइम लगेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, फाइनल कंसंट्रेशन दी है। बोलोगे बहुत इजी है ये तो, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये पढ़ा था हमने पीछे। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है, भैया टाइम ही तो निकालना है, बस पुट कर दो वैल्यूज को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगाकर। तो फाइनली कितना है 0.075, इनिशियल कितना है 0.1, के की वैल्यू क्या है 0.003, ये आ गया टाइम। मुझे उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे आप इसको, टाइम आ जाएगा 8.3 सेकंड। देखिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हमने की पीछे, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी मान लो कि रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखें, ये उसका रेट लॉ इक्वेशन बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर वन यानी कि ऑर्डर वन है। रेट लॉ इक्वेशन को आप डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, रेट के बदले आप कह सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, ए की कंसेंट्रेशन चेंज के रेस्पेक्ट में मैंने रेट को डिफाइन कर दिया, इसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। ये था रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, ए की पावर वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए, डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए के साथ, तो के डी टी और ये माइनस डी ए अपॉन ए। ठीक, ये हमें एक्सप्रेशन बता क्या रहा है, बोलोगे स्मॉल टाइम पीरियड में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ ये बता रहा है। ठीक, अब इसे अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए लिमिट्स लेके कि जीरो टाइम यानी जब रिएक्शन शुरू हुई, जीरो टाइम से टी टाइम तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इस टाइम वाले फंक्शन को, और कंसंट्रेशन वाला फंक्शन मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ए नॉट इनिशियल है और ए यहाँ फाइनल है, याद रखना ए नॉट इनिशियल है, ए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा आपको ये बात पता है कि इंटीग्रेशन के तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी बन जाएगा, टी बन जाएगा। और टी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, बोलोगे जीरो से लेके टी तक, तो आप पहले टी पुट करोगे फिर जीरो पुट करोगे, तो टी माइनस जीरो, तो अल्टीमेट टी आ जाएगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी आ रहा है। और ये जो आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ये आता है लॉग नेचुरल एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स आता है लॉग नेचुरल एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए आ जाएगा लॉग नेचुरल ए। अच्छा, माइनस साइन उसके बाहर रहेगा। तो ऐसा करने पर हुआ ये कि जब मैंने इंटीग्रेट किया तो ये बन गया के टी बन गया, और ये इंटीग्रेट होकर क्या बन गया माइनस लॉग नेचुरल ए। अच्छा, ये जो है इंटीग्रेट हो चुका है, अब ये जो इंटीग्रेशन हुआ है उसकी मैं लिमिट अब लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक मैंने किया है, ये तो वैल्यू होगी ना माइनस लॉग नेचुरल ए। अब जो उसकी वैल्यू लग रही है वो है ए नॉट से ए, तो मैं इसको पुट करूंगा, पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग नेचुरल ए, पहले मैंने ऊपर वाली वैल्यू पुट की, फिर माइनस करके मैं नीचे वाली वैल्यू पुट किया, तो माइनस करके पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो, तो वो हो जाएगा प्लस लॉग नेचुरल ए नॉट। बात को समझना, इस फंक्शन के अंदर पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो वो हो गया माइनस लॉग नेचुरल ए, फिर माइनस करके इसको पुट करेंगे, तो माइनस करके पुट करेंगे तो माइनस, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल ए नॉट। यानी आप इसको कह सकते हो इस तरीके से कि भाई लॉग नेचुरल ए नॉट पॉजिटिव में है, माइनस लॉग नेचुरल ए इज इक्वल टू के टी। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन के बाद वाला एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और आफ्टर इंटीग्रेशन जो हमको मिला वो वैल्यू मिली लॉग नेचुरल ए नॉट माइनस लॉग नेचुरल ए इक्वल्स टू के टी, के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, जिस टाइम के बाद इनिशियल ए नॉट कंसेंट्रेशन थी फाइनली कंसेंट्रेशन ए बची टी टाइम के बाद। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, हम जानते हैं लॉग ए माइनस बी यानी ए अपॉन बी कह सकते हो ना, तो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए को कह सकते हैं, लॉग नेचुरल है इसको लॉग नेचुरल कहते हैं, लॉग नेचुरल ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। एक बात और ध्यान दो, ये जो लॉग या लॉग नेचुरल होता है, अगर इसका ये जो अंदर जो लिखा फंक्शन है इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं यानी रिवर्स करते हैं, तो माइनस साइन जनरेट हो जाएगा उसके आगे, यानी
अगर मैंने ए नॉट को नीचे और ए को ऊपर किया यानी रेसिप्रोकल किया तो सामने माइनस आ जाएगा। ये केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि ये सारे इसके एक्सप्रेशन सही हैं। ये सारा एक तरीके से देखा जाए तो मैथमेटिकल पोर्शन है इसका, समझ लो अच्छी तरह से इसको। अब यहाँ मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, लॉग नेचुरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग नेचुरल सामने कुछ भी है मान लो और उसकी वैल्यू दी गई है, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो लॉग नेचुरल ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू जो भी है, इस वैल्यू को मैं कह सकता हूँ e की पावर माइनस के टी बन जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि a अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी। लॉग नेचुरल को हमने हटा दिया और इस माइनस के टी को ई के पावर में दिखा दिया। तो लॉग नेचुरल ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी था, इसको कह दिया हमने a अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी, और ए नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसे कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए क्या है, कितना कंसंट्रेशन बचा है, ए नॉट क्या है, कितना इनिशियली था, टी क्या है, कितने टाइम तक रिएक्शन आपने कराई है। ठीक, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा लॉग नेचुरल में, इसको अगर हम लॉग चेंज करें बेस, इसको हम लॉग लिखें, लॉग नेचुरल के बदले क्या लिखें, लॉग, तो ये एक्सप्रेशन आएगा 2.303 लॉग ए नॉट ये बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ ए। ठीक, तो मैंने लॉग नेचुरल को लॉग बेस 10 में चेंज किया। लॉग नेचुरल की बेस होती है ई और लॉग की बेस होती है 10। तो जब आप लॉग नेचुरल को लॉग बेस में चेंज करते हो तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2.303 लॉग कह दिया इसको मैंने, ये भी 2.303 लॉग ए आ गया इज इक्वल्स टू के टी। ठीक, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें अगर, तो 2.303 से दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो और थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया तो देखो 2.303 से डिवाइड भी किया और थोड़ा मॉडिफाई किया तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि 2.303 डिवाइड करने के बाद ये बचेगा लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 ऐसा बचेगा। अब लॉग ए को आप राइट में ले जाओ प्लस बना लो और इस पूरे वाले पार्ट को लेफ्ट में लाके माइनस कर दो, तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा ना। तो इसी को मॉडिफाई करते हुए हमने इसको पाया। ठीक, और इसको थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करें तो लॉग नेचुरल लॉग ए नॉट को अगर लेफ्ट में ले आए तो लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, और इसमें अगर फंक्शन लगा दें लॉग ए माइनस लॉग बी यानी लॉग ए अपॉन बी कह सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं लॉग ए अपॉन ए नॉट, इसी को लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट है ना, तो उसको कह सकते हैं log a अपॉन log a नॉट। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, पहला एक्सप्रेशन था ये रेट लॉ इक्वेशन, दूसरा था डिफरेंशियल रेट लॉ। इसके बाद इंटीग्रेट किया हमने, तो इंटीग्रेशन वाले में थोड़े चीज़ों को समझो। एक ये लॉग नेचुरल वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसका फिर ये वाला फॉर्म लॉग बेस 10 वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट है फाइनली, जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं सॉल्व करने में। ठीक, अच्छा एक बात और, अब जैसे मान लो मैं ए नॉट को ऊपर और ए को नीचे ले आऊं, ए नॉट ऊपर ए नीचे ले आऊं, तो ये वाला जो माइनस था ना वो हट जाएगा। तो ये छोटी छोटी मैथमेटिकल पॉइंट है, अगर चार ऑप्शन देकर ऑब्जेक्टिवली पूछूं मैं कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है, आपको छोटी छोटी बातें पता होंगी तभी आप चारों में टिक कर पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो लॉग ए नॉट अपॉन ए के टी 2.303। तो एक बात जरा समझो यहाँ पर, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम इसको यूज करेंगे एक्सप्रेशन को ऐसे कि t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ये एक्सप्रेशन हम फाइनली यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। t यहाँ पे टाइम है, k रेट कांस्टेंट है, ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है, a फाइनल कंसेंट्रेशन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए बेटा, अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया
उसमें जल्दी जल्दी चीज़ों को डिस्कस कर लें और जो समाप्त कर रहे हैं कि रेट लॉ इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है, हाफ लाइफ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी आपने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी करके। इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग नेचुरल फॉर्मेट में ये आ जाएगा। लॉग बेस बदलेंगे, लॉग बेस 10, तो 2.303 ये आएगा यहाँ, और फिर दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बता रहे हैं। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं। उससे पहले कुछ और बता दूं मैं। देखो, इसको जब हम मॉडिफाई कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को, उस के टी को मैं गया लेकर लेफ्ट में तो ये पॉजिटिव आ गया, और ये इधर लेकर आया राइट में तो ये माइनस लॉग ए, यानी ए नॉट अपॉन ए में लिख सकता हूँ। मतलब इसी को मैंने मॉडिफाई करके यहाँ लिखा है। और इसका ये जो फॉर्मेट होता है ना कि टी को यहीं रहने दो, 2.303 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और के को नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये के नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ये जो फॉर्मेट है ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्मेट है ये। अच्छा, मैं अगर तुमसे यहाँ पूछूं कि टी हाफ निकालो, टी हाफ, तुम जानते हो टी हाफ के लिए कौन सी कंडीशन लगानी चाहिए कि जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए नॉट अपॉन 2। तो इसको तुम टी हाफ लिख दोगे, और ए को तुम क्या लिखोगे, ए नॉट अपॉन 2। तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे 2 था वो ऊपर आके ये log 2 बचेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? भाई log ए नॉट ऊपर है और ए नीचे है, और ए क्या है, ए नॉट अपॉन 2 कह रहे हो आप। इसका मतलब यहाँ पर ये log 2 आपको पुट करना होगा। तो मैं कुछ बातें और समझा रहा हूँ, उसमें ध्यान से देखो। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट लॉ, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। अच्छा, टी हाफ मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट, और log 2 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ए नॉट अपॉन ए था, और ए यहाँ पे होगा ए नॉट अपॉन 2, यानी कि हाफ कंसंट्रेशन बचेगा, हाफ कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक। अब ये देखो 2.303 log 2 को मैं log नेचुरल 2 भी कह सकता हूँ, है ना। पढ़ाया गया है ना आपको कि log नेचुरल 2 को अगर log बेस में चेंज करना होता है तो आप 2.303 log 2 लिख सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये टिक करने के लिए आता है कि टी हाफ किसके बराबर है। तो 2.303 log 2 अपॉन के बराबर है। ये भी कह सकते हैं कि log नेचुरल 2 अपॉन के बराबर है, और log नेचुरल 2 की जो वैल्यू है वो 0.693 होती है, या log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ की 3 एक्सप्रेशन याद रखो कि टी हाफ जो है 2.303 log 2 अपॉन के बराबर है, log नेचुरल 2 अपॉन के बराबर है, या फिर 0.693 अपॉन के बराबर है टी हाफ, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पूछा जाता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर रिएक्शन हो रही है टी टाइम तक हुई है, कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड होगा, इसे कैसे निकालें। ध्यान से सुनना। अभी जो तुमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा है कि a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, क्या आपने समझा है इसको। t क्या है, कितने टाइम तक रिएक्शन कराई गई। ए नॉट क्या है, कितना कंसंट्रेशन पहले था, इनिशियली था, यानी इनिशियली कितना कंसंट्रेशन था ये कह लो, या इनिशियली कितने मॉलिक्यूल्स थे ये कह लो। और ए क्या है, तो बोलोगे कितना कंसंट्रेशन फाइनली बचा है, यानी कितने मॉलिक्यूल बचे हैं। बचे हैं यानी अनरिएक्टेड हैं। तो अगर ए नॉट इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ए बचे हुए अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और मुझे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड निकालना है। यानी मुझे क्या निकालना है, बोलोगे मुझे यहाँ पर ए नॉट में ए का फ्रैक्शन निकालना है। ए नॉट यानी कितने मॉलिक्यूल थे, टोटल कितने मॉलिक्यूल थे, नीचे लिख दिया मैंने ए नॉट के फॉर्म में, और कितने मॉलिक्यूल बचे हैं अनरिएक्टेड बचे हुए हैं वो ए। अब ये बताओ, आप जब यहां से ए अपॉन ए नॉट निकालोगे तो कैसे निकाल पाओगे। ए, ये जो एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी करके है, ई की पावर माइनस के टी। तो बोलोगे ए नॉट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बोलोगे a अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी।
तो ये एक्सप्रेशन को आपको समझना ज़रूरी है कि ये बता क्या रहा है। बोलोगे यही तो बता रहा है कितना फ्रैक्शन अनरिएक्टेड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा e की पावर माइनस के टी। तो e की पावर माइनस के टी क्या बता रहा है आपको? फ्रैक्शन ऑफ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो बोलोगे कि दोनों फ्रैक्शन मिला के 1 होना चाहिए, है ना, या तो रिएक्टेड है या तो अनरिएक्टेड है। तो अगर अनरिएक्टेड आपने ऊपर सॉल्व किया है और अब मैं पूछ रहा हूँ रिएक्टेड बताओ, तो बोलोगे इस वाले फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो। ये जो आपने ऊपर सॉल्व किया है इस फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो, यानी कि 1 माइनस दिस फ्रैक्शन क्या बताएगा? बोलोगे a अपॉन ए नॉट था, अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो 1 में से माइनस करोगे तो ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली, कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल रिएक्ट किया है। तो अगर ये 1 में से माइनस कर रहे हो यहाँ, तो इसको भी 1 में से माइनस कर दो e की पावर माइनस के टी को, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बताएगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, e की पावर माइनस के टी क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड। और 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड। और यहाँ वो एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की मान लो रिएक्शन है, तो वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, डिसोसिएशन उसमें हो रहा है, तो उसका अल्फा बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलोगे अल्फा यानी कि 1 में से कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट किया है, यही तो होता है ना अल्फा। तो 1 में से कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट किया है, ठीक, यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वही अल्फा होता है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू आप कह सकते हैं किसके बराबर है? तो बोलोगे कि 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आपको बता दूं कि एक्सप्रेशंस फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम कंसंट्रेशन एट 2 डिफरेंट टाइम। देखो अभी तक तुमने जो कंसंट्रेशंस पढ़े उसमें क्या था? इनिशियल लिया ए नॉट को, फाइनल को लिया ए, है ना। यहाँ कह रहा है कि नहीं, दो इंटरवल ले लो आप आगे के, T1 और T2 दो इंटरवल ले लो। तो अगर T1 पे मान लो कंसंट्रेशन क्या थी A1, और T2 पे कंसंट्रेशन क्या मान लें, A2 मान लें, तब क्या एक्सप्रेशन होगा? बोलोगे बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो। यहाँ आपको टाइम इंटरवल रखना पड़ेगा, तो वो T2 माइनस T1 हो जाएगा टाइम इंटरवल। और इनिशियल कितना है ऊपर रखो, तो इनिशियल यानी T1 पे कितना है ऊपर रखो, A1। और फाइनली कितना है T2 पे, तो A2 नीचे रखो। यही होता है ना, ऊपर आप क्या रखते हो इनिशियल, नीचे क्या रखते हो फाइनल। तो यहाँ इनिशियल A1 है और फाइनल क्या है A2, और T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल हो गया। तो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन याद रखना इसमें क्या है कि दो अलग अलग इंटरवल पे अगर कंसंट्रेशंस दिए हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा, उसके कुछ ग्राफ्स देख लिए जाएं। ये सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है रेट कंसंट्रेशन ग्राफ। तो अगर आप रेट और कंसंट्रेशन ग्राफ देखोगे तो आपको पता है ये एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और यहाँ रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आता है। तो प्रोपोर्शनल है इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये इसी इक्वेशन से प्लॉट किया गया ग्राफ है रेट कंसंट्रेशन। यहाँ अगर मैंने कंसंट्रेशन लिखा है तो बात वही है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है रेट। और अगर बात करें, ये एक्सप्रेशन भी हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ देखो, अगर कंसंट्रेशन यानी ए आफ्टर टी टाइम, तो टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन बचती है, अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो ये देखो e की पावर माइनस के टी है, यानी एक्सपोनेंशियली टाइम के रेस्पेक्ट में ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ यही बता रहा है, e की पावर माइनस के टी है, यानी t अगर इंक्रीज करोगे तो e की पावर माइनस के टी डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। यानी अगर y एक्सिस पे आपने a प्लॉट किया है यानी कंसंट्रेशन प्लॉट किया है, x पे आपने टाइम प्लॉट किया है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा बहुत तेजी से। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में टाइम इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, ठीक। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ कैसा होगा, तो वो बताना आना चाहिए। या अगर मैं ग्राफ देकर पूछूं कि ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, तो वो बताना आना चाहिए कि भाई कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर का है। और एक बात,
इसी को अगर हम लॉग नेचुरल फॉर्मेट में ले लें इसी को, तो वो ऐसे लिखा जाएगा ये कि लॉग नेचुरल ए इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए नॉट माइनस के टी। ये एक्सप्रेशन था ना, ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। बोलोगे कि अगर हम y एक्सिस पे लॉग नेचुरल ए, यहाँ हमने ए रखा था इससे पहले वाले में ए और टी, यहाँ लॉग नेचुरल ए और टी के बीच में ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, तो बोलोगे लॉग नेचुरल y एक्सिस पे आ गया और टी एक्स एक्सिस पे आ गया। टी के साथ वाले को हम स्लोप कहते हैं जो नेगेटिव माइनस के बराबर है, जो नेगेटिव है, और उसको छोड़कर बाकी इंटरसेप्ट होता है। तो नेगेटिव स्लोप यानी लाइन नीचे की तरफ आएगी, स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है तो लाइन नीचे की तरफ आएगी स्ट्रेट लाइन। और इंटरसेप्ट वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे जो सी यानी कि लॉग नेचुरल ए। क्या क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर तुमने लॉग नेचुरल ए प्लॉट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, स्लोप वैल्यू माइनस के बराबर है, माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट के बराबर है, और इंटरसेप्ट वैल्यू यानी लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है, वो इंटरसेप्ट वैल्यू लॉग नेचुरल ए के बराबर है। ये लॉग नेचुरल ए यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट वैल्यू, यानी ये वैल्यू लॉग नेचुरल ए नॉट है। प्लॉट क्या किया गया है, लॉग ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए कंसेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। इसी तरीके से यहाँ एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, अगर मैं आपसे रेट टाइम ग्राफ पूछूं, पहला था रेट कंसेंट्रेशन, दूसरा था कंसेंट्रेशन टाइम, और फिर ये था लॉग लॉग नेचुरल कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अभी मैं पूछ रहा हूँ रेट वर्सेस टाइम। अब सुनो कैसे कर रहा हूँ। पहला एक्सप्रेशन देखो रेट वाला ये है, दूसरा कंसेंट्रेशन का एक्सप्रेशन है। कंसेंट्रेशन यानी ए का जो वैल्यू है वो तुम पहले वाले में पुट कर दो, तो ए की जगह यानी पहले वाले में ए की जगह क्या रखो, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा कि रेट इज इक्वल टू के और ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये मैंने रख दिया ए की जगह। तो यहाँ रेट का एक्सप्रेशन आ गया, रेट का जो रिलेशन आ रहा है टाइम से वो ई की पावर माइनस टी आ रहा है, यानी टाइम अगर इंक्रीज करोगे तो एक्सपोनेंशियली रेट डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और रेट भी डिक्रीज करेगा। जबकि तुमको जीरो ऑर्डर में याद आना चाहिए था, कंसंट्रेशन और टाइम अगर देखें तो समय के साथ वो स्ट्रेट लाइन टाइम डिक्रीज करता है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, और रेट इंडिपेंडेंट था। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करोगे, रेट और कंसंट्रेशन दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। अब देखो ध्यान से, आपने ये भी पढ़ा था कि log a इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट करोगे तो log a को आप प्लॉट करोगे y पे, t को हम प्लॉट कर रहे हैं x पे, तो उसको छोड़कर बाकी स्लोप है जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक, और इंटरसेप्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, तो log a नॉट। तो इंटरसेप्ट वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी, log a नॉट। और जो स्लोप वैल्यू है इस ग्राफ के लिए log a वर्सेस टाइम के लिए यह आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303, नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मैं यहां प्लॉट करना चाह रहा हूं log नेचुरल a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम, ध्यान से देखना, log नेचुरल a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम, तो बोलोगे आप उसका फॉर्मेट याद करो क्या है, याद मत करो, मैंने तो आप डिराइव भी कर सकते हो ना, इतना आपको सिखा दिया गया है। तो आपने ये बात पढ़ी थी ना कि log नेचुरल a इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल a नॉट माइनस के टी। इसी को जब तुम एक्सप्रेस करोगे और लॉग नेचुरल a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो के टी के बराबर आएगा, ठीक, ये आएगा एक्सप्रेशन। अब मैंने पूरा log नेचुरल a नॉट अपॉन a मैंने y एक्सिस से प्लॉट कर दिया है, और टाइम को मैं ले रहा हूँ किस पे, x एक्सिस पे। तो बोलोगे ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें पॉजिटिव स्लोप है k और इंटरसेप्ट वैल्यू 0 है, या लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ठीक। तो यहाँ पर मुझसे पूछा जाए कि ग्राफ का स्लोप क्या है, तो सिंपली k है इसका स्लोप। तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट हैं, बहुत इजी हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लॉग नेचुरल के बदले अगर आप उसी को log a नॉट अपॉन a कहोगे तो kt के नीचे 2.303 आ जाएगा। यानी मैं यहाँ क्या चाह रहा हूँ, इस बार मैं y एक्सिस से प्लॉट करना चाह रहा हूँ
लॉग ए नॉट अपॉन ए, यहां मैंने प्लॉट किया था लॉग नेचुरल ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम, यहां मैं प्लॉट कर रहा हूं लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम। तो बोलोगे कि पहले तो इक्वेशन याद करो जो इनको रिलेट कर रही हो, तो लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आ गया क्योंकि ये वाई एक्सिस से प्लॉट कर दिया, टाइम को प्लॉट कर रहे हैं आप एक्स एक्सिस पे, तो बाकी पोर्शन जो बचा है वो पॉजिटिव स्लोप और इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 मान के चलेंगे क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, इसलिए लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है और वो आ रही है k अपॉन 2.303। ये हो गया इतना। और एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ, जीरो ऑर्डर में आपने पढ़ा था, ध्यान देना जीरो ऑर्डर में आपने पढ़ा था कि ए नॉट के प्रपोर्शनल होता है टी हाफ। ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, किसका है, जीरो ऑर्डर का, कि टी हाफ और ए नॉट कंसेंट्रेशन जो है ये प्रपोर्शनैलिटी है इनके बीच में, टी हाफ इज प्रपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे टी हाफ की वैल्यू बढ़ेगी। कौन से ऑर्डर का है ये जीरो, बट मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर, तो देखो बेटा अलग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर का, देखो क्या होगा, टी हाफ जब आप कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अभी मैंने आपको टी हाफ के एक्सप्रेशंस बताए थे अगर याद आ रहे हो तो, फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ का एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा था 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, बोले इसमें तो कहीं भी कंसंट्रेशन था ही नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, कैसा ग्राफ आता है, इंडिपेंडेंट ग्राफ आता है, ये अच्छी तरह सुन लेना। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कंसंट्रेशन में प्रोपोर्शनैलिटी है, ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है, लेकिन वहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि टी हाफ और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, बोलोगे कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, तो बोलोगे यहाँ तो टी हाफ में कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो आप कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, रिएक्शन का जो टी हाफ वैल्यू है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गए आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर के